Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula. These are sessions of Information System Audit, and which is a post-qualification course of Chartered Accountant, and my number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in this particular number. And if you need any professional help in and around Delhi, you can also contact me. तो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन एसेट, और जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा था. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र पढ़ेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र के लिए दो चीज़, यूज़र को क्लासीफाई हम तीन तरीके से कर सकते हैं: डेटा ओनर, डेटा यूज़र और डेटा कस्टोडियन. यानी कि डेटा ओनर वो है जो डेटा को ओन करता है, जो डेटा का मालिक है. जो फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अगर मान लिया सेल्स का कोई डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा है, तो सेल्स डायरेक्टर उसका डेजिग्नेटेड ओनर हो सकता है. अगर HR का कोई डेटा है तो HR डायरेक्टर या HR हेड उसका डेटा ओनर हो सकता है. डेटा यूज़र ये हैं जो डेटा को यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी डेटा है तो उसका डेटा ओनर HR का डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसकी सैलरी की प्रोसेसिंग करने के लिए फाइनेंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और इतना ही नहीं कि फाइनेंस को, न केवल फाइनेंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बल्कि जो HR डिपार्टमेंट है वो भी उसका डेटा यूज़र होगा. जो HR हेड होगा वो डेटा ओनर होगा, और डेटा कस्टोडियन जो होगा जो उसको मैनेज कर रहा है. IT डिपार्टमेंट, पहले क्या होता था, डेटा हमारा बुक्स में होता था, और बुक्स में अकाउंटेंट उस बुक्स में लिखा करता था उस डेटा को, और वो मंथ के एंड में या ईयर कुछ समय बाद वो डेटा बुक्स के साथ गोडाउंस में चले जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं था. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया तो डेटा जो है वो मुक्त हो गया. यानी डेटा एक जिन्न के रूप में निकल आया. यानी कि डेटा जो है मूव करने लगा, वो स्पीडीली मूव करने लगा. वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करने लगा, एक कंप्यूटर से मेल में गया, मेल से दूसरे के मेल बॉक्स में गया, और वहाँ से दूसरे कंप्यूटर में चला गया, फिर कई ड्राइव्स में मूव कर गया. अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को भेजा है तो वो उन सब के मेल बॉक्स में चले गया. तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई. तो हमने उसे सबसे पहले क्लासीफाई किया. क्लासिफिकेशन एज पर इंफॉर्मेशन. जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल हो. उसके बाद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो. उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो और सेंसिटिव हो, और फाइनली अनक्लासिफाइड हो. जो अनक्लासिफाइड वो इन्फॉर्मेशन जो सबको अवेलेबल हो. तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र, और हमने ये पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन ब्रॉडली हम इसे तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं: डेटा ओनर, डेटा यूज़र और डेटा कस्टोडियन. अब यूज़र करने के लिए प्रिंसिपल क्या है, क्लासिफिकेशन करने के लिए प्रिंसिपल क्या है? दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी: एंटाइटलमेंट ऑफ एक्सेस और डिग्री ऑफ एक्सेस. यानी कि सबसे पहले किस व्यक्ति को डेटा देना है, और अगर उस व्यक्ति को उसकी एक्सेस देनी है तो उसको क्या डिग्री ऑफ एक्सेस हो. सपोज एक अकाउंटेंट है, वो एंट्री करता है, और उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है, और उसके सबसे ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है. तो अगर कोई अकाउंटेंट है और वो एग्जीक्यूटिव है, एंट्री कर रहा है, तो उसको एंट्री करने के राइट्स हैं, उसको एंट्री अल्टर करने के राइट्स नहीं है. या एक दिन वो चेंज कर सकता है, एक दिन बाद उसके राइट्स सीज हो जाते हैं. इस तरह के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. अगर ERP या टेली में तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कि एक दिन दो दिन के राइट्स दे दो उसको, लेकिन ERP में ये है कि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी तो वो उसको डिलीट नहीं कर सकता. इवन उसको अनपोस्ट करने के लिए, यानी कि उसको रिवर्स करने के लिए, अनपोस्ट करने के लिए हायर अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसे एक रिवर्सल एंट्री मारनी पड़ेगी. तो एंटाइटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिग्री ऑफ एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एंटाइटलमेंट होगी कि व्यक्ति एंटाइटल्ड है इन्फॉर्मेशन के लिए. नहीं, अगर नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन मत दो. अगर एंटाइटलमेंट है तो फिर क्वेश्चन आएगा क्या डिग्री ऑफ एक्सेस है. फुल डिग्री ऑफ एक्सेस है, पार्शियल डिग्री ऑफ एक्सेस है, बहुत कम डिग्री ऑफ एक्सेस है. ये डिपेंड करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेली में कोई वाउचर है तो उसको कौन अल्टर कर सकता है, उसको कौन डाल सकता है, उसको कौन डिलीट कर सकता है, ये कई सारी चीज़ें हैं. या फिर अगर कोई ERP में कोई हो सकता है कि कोई आदमी केवल उसको ड्राफ्ट बना के सेव कर ले और पोस्ट उसे उसका हायर मैनेजर करे. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो एंटाइटलमेंट ऑफ एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स का एंटाइटलमेंट ऑफ एक्सेस या डिग्री ऑफ एक्सेस कैसे डिटरमाइन होता है? वो जॉब डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, रोल ऑफ यूज़र्स, तीन चीज़ों के अनुसार कि भाई उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, फंक्शन कितना है, रूल क्या है.
अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है, हायर जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर उसको सुपरवाइज करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसको सुपरवाइजरी राइट्स दिए जाएंगे। अगर एंट्री लेवल है तो एंट्री लेवल राइट्स दिए जाएंगे। तो ये आखिर डिटरमाइन कैसे किया जाता है, प्रिंसिपल क्या होगा इसमें? तो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल्स को, जो प्रिंसिपल जिससे ये क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र किया जाता है, उसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी कहते हैं, या डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब ये है कि आपका नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर है ये प्रिंसिपल जो गवर्न किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नीड टू नो और नीड टू डू, यानी कि क्या आपको जानना ज़रूरी है और क्या आपका करना ज़रूरी है। अगर करना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा, और प्रिविलेज किसके अनुसार दिया जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस के अनुसार, यानी कि लीस्ट प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि सबसे कम अथॉरिटी आपको दी जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो राइट ऑफ एक्सेस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? राइट ऑफ एक्सेस यूज़र को ये इस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा कि ये इंश्योर किया जा सके कि अनडिजायर्ड रिसोर्सेज या अनडिजायर्ड मोड ऑफ एक्सेस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी एडवोकेट करता है कि मिनिमम यूज़र प्रोफाइल प्रिविलेजेस हों कंप्यूटर में, और वो जॉब की नेसेसिटीज़ पर बेस्ड हो। तो इसका मतलब लीस्ट अथॉरिटी देनी है, और इसे डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल भी कहते हैं। अच्छा, ये लीस्ट अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं अलकायदा का प्रिंसिपल है, या स्पेत्ज़नाज़ का प्रिंसिपल है, या CIA का प्रिंसिपल है। एक नेगेटिव चीज़ है, पर अलकायदा जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, नीड टू नो। यानी कि अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर काम करते हैं कि जितना जिसको जानना ज़रूरी है उतना उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर मान लिया सपोज CIA है, उसके कोई 2 आदमी हैं, अगर मेरा कोड नेम वॉल्टर है, दूसरे का कोड नेम, 2 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, केवल वो इन्फॉर्मेशन जानते हैं। और जब वो एक लेवल का काम पूरा कर लेते हैं तभी उन्हें दूसरे लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। और ये हुआ क्यों? इसका बेसिक रीज़न यही था कि डेटा भागने लगा, मूव करने लगा, फास्ट मूवमेंट होने लगा, और डेटा भागने लगा, कंट्रोल के बाहर होने लगा। तो कंट्रोल के बाहर होने लगा तो उसको कंट्रोल में लाना था डेटा को। पहले तो क्या होता था कि एक टिपिकल अकाउंटेंट बैठा रहता था सर में बाल में तेल लगाए हुए, और आज से कोई 20 साल पहले माथे में तिलक लगाए हुए बैठा रहता था और मुंह में पान चबाए रहता था, और वो अपने बुक्स लिखा करता था। तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगो, जनरली गुस्से में रहता था और इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, और इन्फॉर्मेशन निकालना भी एक बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई टॉप मोस्ट आदमी ऑर्गेनाइजेशन का बोले तो उसको बंदा भेजना पड़ता था गोडाउन में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, और बड़ी मुश्किल से एक आदमी के पास इन्फॉर्मेशन होती थी। और कई बार क्या होता, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। उससे टाइम मांगता था, 1 दिन का, 1.5 दिन का, 2 दिन का, और वो किसी दिन गायब हो जाता था या जॉब छोड़ के चले जाता था तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। उसकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, अकाउंट्स में कहा जाता था जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, डेटा कंप्यूटर में आया, डेटा कंप्यूटर में आया तो जिन्न बन गया, और वो मूव करने लगा, डेटा डांस करने लगा, वो एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मूव करने लगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री फास्ट मूव करने लगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में तो ERPs आ गए। ERPs ने कंट्री वाइड इंटीग्रेशन ला दिया, यानी कि अगर आप एक एंट्री यहाँ पर डालते हो तो उसी टाइम पर आपको बैलेंस शीट मिलने लगी। मोमेंट टू मोमेंट डेली बैलेंस शीट मिल सकती है आपको ERP में। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस शीट मिल सकती है। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद जिसको अथॉरिटी, जिसको राइट्स हो, वो उसको डाउनलोड कर सकता है, वर्ल्ड वाइड कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन ये बहुत डेंजरस सिचुएशन भी थी। अच्छी सिचुएशन इसलिए थी कि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन, जिस लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो मिल सकती थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती थी, और अगर टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म ही कर सकती थी।
तो जैसे मेल में अगर एक आपका डिपार्टमेंट है और वो मेल किसी के साथ शेयर कर लेता है और उसमें आपके रिसर्च भी बहुत सेंसिटिव रिसर्च है, आप ड्रग की कंपनी हो या सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, वो चीज़ें लीक हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमने डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल से चली, यानी कि नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर चली, यानी कि जिसको जो जानना चाहिए और जिसको जो करना चाहिए उसी मिनिमम अथॉरिटी हमने उसे दी। और इसका मतलब ये होने लगा कि अथॉरिटी तभी मिल रही है जब यूज़र को स्पेसिफिकली ग्रांट की जाती है, यानी कि जब तक डेटा ओनर अथॉरिटी ग्रांट नहीं करता तब तक अथॉरिटी नहीं दी जाती, और उतनी ही अथॉरिटी दी जाती है जितना जॉब फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो। तो ये प्रिंसिपल ये जिसे कहते हैं अटैक सरफेस, उसको रिड्यूस करता था, और इसमें कंप्यूटर में कम अटैक होते थे। इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती थी और अननेसेसरी प्रिविलेज एलिमिनेटेड रहते थे, और नेटवर्क को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता था, और कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस कम थे। हैकर्स वगैरह फिर भी करते थे, लेकिन इस वजह से ये सारी चीज़ें मिनिमम हो जाती किसी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी तरफ एक अथॉरिटी इतनी भी कम ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाए, तो एक ट्रेड ऑफ था, और इसी ट्रेड ऑफ के डिटरमाइन करते हुए इन्हीं प्रिंसिपल्स पर चलते हुए जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र्स 3 भागों में किया गया: डेटा ओनर, डेटा यूज़र, डेटा कस्टोडियन। तो डेटा कस्टोडियन आईटी डिपार्टमेंट था, उसके पास उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता था, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका काम था डेटा को प्रोटेक्ट करना और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, और कस्टोडियन अपने राइट्स डेटा ओनर से डिराइव करता था। डेटा ओनर पॉलिसी बना के उसे देता था, और वो सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क को मेंटेन करता था, पॉलिसी और प्रोसीजर्स को मेंटेन करता था। यानी आईटी डिपार्टमेंट एक्सेस राइट्स जितने देने हैं वो पहले डेटा ओनर के पास बैठता था और उसी के अनुसार राइट्स बनाता था। राइट्स बनाने के बाद उनको उतने ही राइट्स देता था, उनके राइट्स फिक्स कर देता था। फिर डेटा ओनर क्या होता था? डेटा ओनर जो है, जिसको हर डेटा का एक डेटा ओनर होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एचआर का डेटा ओनर एचआर हेड होगा, हर डिपार्टमेंट का डेटा ओनर उसका हेड होगा, और फिर वो असाइन करेगा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डाटा की, हर डाटा रिसोर्स की, हर एक किस बंदे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसकी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और ओनर पॉलिसी फ्रेम करता था, उसे प्रोटेक्शन ऑफ डेटा और रिसोर्सेज के लिए फाइनली वो रिस्पॉन्सिबल होता था। अगर कोई डैमेज वगैरह होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आज की डेट में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेल्स डायरेक्टर है और कोई सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज़ फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि सेल्स ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस ही डालता है, लेकिन कई जगह पर सेल्स डायरेक्टर है और सेल्स के ट्रांजैक्शंस जो इनवॉइसेस वगैरह हैं कौन से जनरेट करने हैं वो बिज़नेस लाकर, सेल्स वाले बिज़नेस लाकर क्या प्राइसिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, मतलब ERP वगैरह में अपलोड कर सकते हैं। तो वो डेटा ओनर होंगे, जो सेल्स डायरेक्टर होगा वो डेटा ओनर होंगे और वो डेटा यूज़र होंगे। तो डेटा को किस तरह से क्लासिफाई करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसमें क्या अगर चेंज आएगा तो चेंजेस, ये सारी चीज़ें डेटा ओनर डिटरमाइन करेगा, और पॉलिसी उसके रिगार्डिंग डेटा ओनर डिटरमाइन करेगा, और इसको डेलीगेट कर देगा डेटा कस्टोडियन को। डेटा कस्टोडियन डे टू डे डेटा को प्रोटेक्ट करने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिराइव करेगा डेटा ओनर से, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी, ओनर से डेलीगेट होगी। तो यानी डेटा ओनर की को रखना, किस तरह से रखना है, डेटा कस्टोडियन का काम होगा। डे टू डे उसको मैनेज करना डेटा कस्टोडियन का काम होगा। यानी कि अगर फाइनेंस हेड ये बोलता है कि टैली के ये राइट्स होंगे, इन बंदों को राइट्स मिलेंगे और इस तरीके से काम करेगी, और एक बार वो डेटा ओनर को, डेटा कस्टोडियन को बता देता है, यानी आईटी डिपार्टमेंट को बता देता है, तो आईटी डिपार्टमेंट उसी तरीके से काम करेगा। वो कहेगा हर दूसरे दिन बैकअप होता है, हर तीसरे दिन बैकअप होता है, या ये सारी चीज़ें जो वो बोलेगा उसी के अनुसार काम करेगा। फिर होता है डेटा यूज़र। डेटा यूज़र को ये बता दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए
डेजिग्नेटेड डेटा ओनर को छोड़कर उसके जितने भी डिपार्टमेंट में बंदे हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं जो कस्टमर का डेटा डाल रहे हैं या बाकी कोई और डेटा डाल रहे हैं, तो वो डेटा यूज़र कहलाएंगे। तो ये अपने राइट्स कहाँ से गवर्न करते हैं? ये राइट्स भी, ये भी डेटा ओनर से अपने राइट्स इन्हें मिलते हैं। ये डेटा ओनर पॉलिसी बनाता है, सिक्योरिटी या प्रोसीजर्स बनाता है, और इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी बन जाती है उसी के अनुसार, और उसी के अनुसार ये काम करते हैं। तो फिर एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन में यूज़र 3 भागों में होता है, डेटा ओनर, डेटा यूज़र और डेटा कस्टोडियन के उसमें होता है। और ये बनाया कैसे जाता है? ये बनाया जाता है डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल से बनाया जाता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि नीड टू नो बेसिस होता है और नीड टू डू बेसिस होता है। यानी नीड टू नो बेसिस का मतलब ये हुआ कि जिसको जितना जानना है उससे ज़्यादा ना जाने, और जिसको जो करना है उससे ज़्यादा ना करे, लेकिन जिसको जितना करना है उतना करे, क्योंकि डेटा फास्ट मूविंग हो गया। उसके रीजंस हमने पहले ही बता दिए। तो उसमें क्या हुआ, एक डेटा ओनर बना दिया गया जो ओनर है उस डेटा का। अब आपका डिपार्टमेंट है, कोई बंदा छोड़कर चले जा रहा है, कई बार आ जा रहा है, तो आप ही के अनुसार सारी पॉलिसी बनेगी। तो डेटा ओनर हो गए, आप हो गए HR डिपार्टमेंट के हेड या फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड या दूसरे डिपार्टमेंट के हेड, और आपने या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम भी है आपकी कंपनी में तो आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड। फिर उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे कि किसको क्या एक्सेस राइट्स होने चाहिए। एक बार आप वो डिसाइड करेंगे, वो डेटा कस्टोडियन को दे देंगे। डेटा कस्टोडियन पहले एडमिन डिपार्टमेंट होता था, जब भारी भारी किताबें होती थी, बुक्स होती थी, तो उनके पास चले जाता था और वो मैनेज इस तरह से करते कि उन किताबों को डंप कर देते थे। उसमें क्या है, अच्छा सा लेबल वगैरह लगा के रख देते थे गोडाउंस में और ताले में बंद कर देते थे, बस इतना ही काम होता था। लेकिन डेटा कस्टोडियन अब IT डिपार्टमेंट है। IT डिपार्टमेंट उस डेटा को देखता है जो डेटा बड़ी तेज़ी से मूव करता है, और डेटा चूँकि बड़ी तेज़ी से मूव करता है और अलग अलग जगह मूव कर सकता है, यानी कि ईमेल में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है। इसलिए डिस्कलेस वर्क स्टेशन लाए गए कि भाई पेन ड्राइव से कोई डेटा चोरी करके ना ला जा सके। अगर ईमेल में भेज रहा है अपने डेटा तो ईमेल को कई बार ब्लॉक कर दिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें, ये सारा काम क्योंकि इसकी स्पेशलाइजेशन IT डिपार्टमेंट का होता है, तो वो सारी चीज़ें IT डिपार्टमेंट को भेज दी जाती हैं। तो जो डेटा ओनर है वो एक बार अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना देता है और उसको डेटा कस्टोडियन को दे देता है, और डेटा यूज़र जो है वो उसको उस डेटा मतलब उस अथॉरिटी के अनुसार अपना काम करने लगता है। और वो अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करता है? डेटा ओनर से ड्राइव करता है। यानी कि डेटा ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बार पॉलिसी बना देगा तो उसी पॉलिसी के अनुसार काम होगा। और डे टू डे फंक्शनिंग, एक बार उसने पॉलिसी बना के दे दी तो डेटा कस्टोडियन उस पॉलिसी के अनुसार डे टू डे फंक्शनिंग करने लगेगा और डेटा यूज़र उसी के अनुसार काम करने लगेगा। तो एक बार क्लासिफिकेशन हो गया तो जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या जो डेटा कस्टोडियन है वो डिटरमाइन करेगा भाई कौन सी क्लास की इंफॉर्मेशन किसको एक्सेस होगी और कौन से क्लास के यूज़र को एक्सेस होगी और किस डिग्री या क्या टाइप ऑफ एक्सेस दी जाएगी। टाइप ऑफ एक्सेस अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स में मतलब बेसिकली 2 टाइप की एक्सेस होंगी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल या डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो अगर एक्सेस देनी है तो, अगर नहीं देनी है तो नहीं होगी एक्सेस। अगर एक्सेस दी तो 2 तरीके की होंगी। तो ये डिटरमाइन करेगा डेटा कस्टोडियन। एक बार उसके पास पॉलिसी आ जाएगी और फिर उसके बाद ये है उसको सपोज़ फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसमें कई मैनेजर्स हैं और वो क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन करते हैं। तो उसमें भी ये हो सकता है कि भाई जी 1 करोड़ तक कोई क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन कर सकता है, 5 करोड़ तक कोई उसको बढ़ा सकता है सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम ही देगा। सिस्टम में अगर आपने कम कर दिया तो ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा ही नहीं उस बंदे को, उसके बैंक अकाउंट में पैसे रिलीज़ ही नहीं होंगे। क्रेडिट लिमिट के अनुसार ही लिमिट करेंगे। तो उसमें भी क्लासेस बन सकती है। क्लास A कैटेगरी जो है वो हायर करेगा, क्लास B कैटेगरी लोअर करेगा। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन करना कि किसके क्या राइट्स होंगे, इसके लिए एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनेगी या राइट्स कंट्रोल पॉलिसी बनेगी कि जो ये क्लियरली डिफाइन करेगी एक्सेस राइट्स क्या हैं, हर कैटेगरी के रिसोर्स के राइट्स क्या हैं और उसमें कौन कौन से यूज़र ग्रुप्स आते हैं।
बेसिकली उन्होंने कहा कि जी असिस्टेंट ये किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी कि चंद्रशेखर बरोला को इतने राइट्स मिलेंगे, ये होगी कि असिस्टेंट मैनेजर के राइट्स ये होंगे, मैनेजर्स के राइट ये होंगे, क्लास ए में कौन आएगा, क्लास बी में कौन आएगा, ये सारा चीज़ डिटरमाइन किया जाएगा। तो एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेस कंट्रोल ही मोस्टली इस पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। तो एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स डेवलप किए गए और 2 टाइप के मॉडल्स डेवलप किए गए, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल लोग ये समझते हैं कि एक्सेस को कंट्रोल करना, एक्सेस नहीं देना। एक्सेस कंट्रोल का डिफ़ॉल्ट डिनाइल प्रिंसिपल की वजह से एक्सेस कंट्रोल बनता है कि जिसको नहीं देना है उसको नहीं देना है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल का ये मतलब है जिसको राइट्स मिलनी चाहिए उसको भी राइट्स मिले। अगर एक्सेस कंट्रोल वो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, अगर आप सारे लोगों के एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि जिसको राइट्स मिलने चाहिए उसको मिलें, जिसको नहीं मिलने चाहिए नहीं मिलें। तो क्रिटिकल चैलेंज इसमें ये होता है कि किस तरह से एप्रोप्रिएट एक्सेस रूल्स फ्रेम आउट करें ताकि जिस सब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिलना चाहिए वो मिले। सब्जेक्ट मतलब जैसे मैं हूँ सब्जेक्ट, यूज़र, ऑब्जेक्ट मतलब रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम या अगर कोई सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, तो सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मैं चंद्रशेखर बरोला नहीं, मैं असिस्टेंट मैनेजर या मैं मैनेजर, तो उसको क्या राइट्स मिलने चाहिए, किस ऑब्जेक्ट के राइट्स मिलने चाहिए और कितने मिलने चाहिए, ये डिफाइन करना एक क्रिटिकल चैलेंज है। और अगर आपने ये डिटरमाइन कर दिया, और क्रिटिकल चैलेंज क्यों है? क्योंकि आपको आईएएस रिसोर्स को प्रोटेक्ट भी करना है और ये भी इंश्योर करना है कि एलिजिबल पर्सन को और एलिजिबल प्रोसेस को राइटफुल एक्सेस हो रिसोर्सेज का। दोनों चीज़ें करनी है, एक बैलेंस बनाना है। अगर कहीं पर भी मिसमैच हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर किसी को राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो चिल्ला सकता है कि मेरे को राइट्स नहीं मिले। अगर बैंक में आपने राइट्स ऐसे क्रिएट कर दिए कि कैशियर को कैश मॉडिफाई करने का राइट नहीं है, तो पैसे उसके पास बढ़ते जाएंगे और वो खाता अपडेट नहीं होगा किसी का, तो सारे खातेदारक चिल्ला रहे होंगे और वो भी चिल्ला रहा होगा। तो ऑप्टिमम चीज़ें होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इवॉल्व करता है पॉलिसी, सिस्टम, सब सिस्टम, एप्लीकेशन, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स के बारे में ये मैनेजमेंट ये पॉलिसी इवॉल्व करता है। और जितने हेड्स होते हैं वो सब डेटा ओनर्स जो हैं उसका पार्ट होते हैं। और एक बार मैनेजमेंट ने पॉलिसी इवॉल्व की तो उसी के अनुसार चलना पड़ता है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं, हम उनको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ये टेक्निकल मीन्स है जिससे कि पॉलिसी डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये डेवलपमेंट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि ये बैलेंस, इसमें आपको कई चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है यूज़र फ्रेंडलीनेस। जो आपका काम कर रहा है बंदा, जिसको राइट्स मिलने चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली उसको सिस्टम चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो बोलने लगेगा कि भाई ये यूज़र फ्रेंडली सिस्टम नहीं है। तो यूज़र फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए। दूसरी बात सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिल जाएगा तो वो कहेगा कि मेरे को मिल गया, वो इन्फॉर्मेशन इम्पेयर कर देगा। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। ये सारी चीज़ें सोच के ही एक्सेस कंट्रोल मॉडल बनाए जाते हैं। तो 2 बेसिक एक्सेस कंट्रोल, वैसे तो कई टाइप के हैं लेकिन 2 बेसिक होते हैं और इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल आर्मी में होता है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब यह है कि जिसको एक्सेस दी गई उसको दी गई, वो उसको किसी और को नहीं दे सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ दी गई है पॉलिसी के अनुसार, स्ट्रिक्टली उसके पास ही रहनी चाहिए, वो डेलीगेट नहीं कर सकता। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता है कि अगर मान लिया मैं जा रहा हूँ कहीं पर तो मैं कहूँगा अपने सबऑर्डिनेट से ठीक है, मैं एक मेल डाल दूँगा उसे कि यार तू तो राइट्स है, इस तारीख से इस तारीख को राइट्स है। ईआरपी में स्पेशल मॉड्यूल होता है कि आप उस राइट्स को डेलीगेट कर सकें। तो इसे लेबल्ड सिक्योरिटी भी कहते हैं। लेबल्ड सिक्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी लेबल्ड रहती है कि इस आदमी को स्पेसिफिकली एक बार ऊपर सबसे टॉप बंदा, आर्मी चीफ या वेस्टर्न कमांड या जो भी है, वो एक बार बना देता है तो फिर उसी के अनुसार चलना पड़ता है। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन हर रिसोर्स, हर यूज़र के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि इस लेवल पर ये एक्सेस नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज
इंडिविजुअल यूज़र को तभी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है जब उसको क्लियरेंस मिलेगी, और उन्हीं पर्टिकुलर डिग्री तक में उसको रिसोर्स वो अवेलेबिलिटी मिलती है जिस लेवल तक क्लियरेंस मिल जाएगी। लेवल सिक्योरिटी होना चाहिए हर रिसोर्स के साथ, लेवल मतलब लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिफाइंड होनी चाहिए। अगर कोई रिसोर्स है, कितने भी रिसोर्स हैं और जो भी बंदे हैं, सबके साथ लेबल्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये रिसोर्स इन लोगों को मिल सकता है और ऐसे ऐसे मिल सकता है, इन लोगों को नहीं मिलेगा, इन लोगों को इस लेवल तक मिलेगा, और इन बंदों को क्या क्या अवेलेबल होगा। बंदों जो डेजिग्नेशंस हैं, डेजिग्नेशंस और इस रिसोर्स दोनों मैच होने चाहिए, एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड नहीं है, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, लेबल्ड सिक्योरिटी होती है, लेबल लगे होते हैं कि इतने को ये मिलेगा। तो इसमें लेबल्ड सिक्योरिटी में ये होता है कि अगर कोई आदमी को हायर लेवल अगर वो हायर लेवल है, यूज़र को हायर लेवल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है लोअर लेवल इंफॉर्मेशन उसे एक्सेस होगा। मीन्स अगर मान लिया सपोज मैं अगर चीफ हूँ, आईबी का चीफ हूँ, और मेरे नीचे पूरी हिंदुस्तान की जासूस एजेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जासूसों के नाम पता होंगे। जितने भी नीचे एजेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ कौन एजेंट्स है, उसके राइट, उसके नाम मुझे नहीं पता होंगे, मेरे को ब्रॉड चीज़ पता होगी। मेरे पास जब वो नाम आएंगे, वो नाम कोड नेम होके आएंगे कि एजेंट नंबर ये। अगर मैं पता करना चाहूँगा कि कितने बंदे हैं, तो वो तो मुझे पता रहेगा कि कौन बंदा कहाँ पर है, किधर से इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन हो सकता है मुझे ये नहीं पता हो कि किस इंस्टॉलेशन में कौन बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है। तो मेरे हाईएस्ट लेवल क्लियरेंस है, मैं आईबी का चीफ हूँ, मालिक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें मुझे पता है। अचानक मैंने इन्फॉर्मेशन बेचनी शुरू कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्लासिफाइड रहना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई डेटाबेस है हमारे पास, तो डेटाबेस में अगर हमारी यूज़र आईडी हायर लेवल या इक्वल टू क्लियरेंस लेवल जो है हमारा किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से ऊपर का है या उसके बराबर का नहीं है, तब तक हमें उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं मिलेगी। और हर चीज़ मैच होगी कि किस मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में कौन सा इंफॉर्मेशन रिसोर्स किसको मिलना चाहिए, उसकी क्लियरेंस होगी। यानी कि अगर फील्ड कमांडर है, अगर मान लिया सपोज कोई पाकिस्तान डेस्क का है, कोई चाइना डेस्क का है, उन बंदों को पता होगा कहाँ कहाँ कौन कौन बंदे हैं। मैं केवल पॉलिसी डिसीजन बना सकता हूँ अगर मैं आईबी का चीफ हूँ। ठीक इसी तरह डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल दूसरा एक्सट्रीम है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर दुनिया काम करती है। तो एक तरफ तो आपका आर्मी है, आईबी है और टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक तरफ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है। उसमें क्या होता है कि अगर राइट्स हैं, मान लिया सपोज मैं कुछ दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और कुछ दिन के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो मैंने अपने जूनियर बंदे से बोला कि यार ये इस चीज़ को ओके करने का राइट, अप्रूवल देने का राइट तेरे पास है। मैंने अपनी ERP में पासवर्ड डाला और उसको राइट्स दे दिए। तो इसका मतलब डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो मैं किसी की भी राइट्स चेंज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। तो अगर मान लिया मैंने किसी के राइट्स मॉडिफाई किए तो उसको वो राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये राइट्स रिस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। अगर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है कि इसको ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, तो मेरे एक्सेस राइट्स लिमिट कर सकता है कि अभी इसके एक्सेस राइट्स ये चेंज नहीं कर सकता। ये डिस्क्रिशनरी कंट्रोल को इस लेवल तक ही वो कर सकता है। यानी कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में ये है कि अगर इनिशियल लेवल में जब मेरे को राइट्स दे दी गई, पहली बार इनिशियल डेलीगेशन ऑफ राइट हो गया, मेरा इनिशियल एलोकेशन ऑफ राइट हो गया, उसके बाद मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। यानी कि 2 स्टेप्स होते हैं, इनिशियल एलोकेशन ऑफ राइट और फिर डेलीगेशन ऑफ राइट्स। मैं चाहूँ तो डेलीगेट करूँ, ना करूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इनिशियल और मैं करूँगा तो उसको ऑब्वियसली मैं उसको कहीं पर रिकॉर्ड करूँगा या कहीं पर रिकॉर्ड हो रहा होगा ऑटोमेटिकली कि मैंने वो डेलीगेट किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की तरह नहीं कि मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकता। केवल हायर मैनेजमेंट एक बार पॉलिसी बनाएगा, वही चेंज करेगा, जैसे आर्मी में होता है, आईबी में होता है। मेरे केस जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग एक्सट्रीम होती है कि अगर एक बार इनिशियल एलोकेशन हो गया राइट्स का, तो उसके बाद राइट्स चेंज किए जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मैं कोई परचेज़ का अप्रूवल दे रहा हूँ और कल की डेट में मैं ये कहता हूँ लिमिट्स बना देता हूँ
कि ये 1000 रुपये की ये देगा, 10,000 की देगा, 1 लाख की ये देगा, 1 करोड़ की ये देगा। पहले सारे राइट्स मेरे पास थे, बाद में मैं उनको असाइन कर देता हूँ और कुछ दिनों बाद एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और मैं राइट्स फिर चेंज कर देता हूँ। ये 1 करोड़ से ऊपर मेरे पास राइट था, मैं कहता हूँ कि नहीं जी अब 5 करोड़ से ऊपर मेरे पास राइट्स होंगे ये, और मैं राइट्स को रीमॉडिफाई करता हूँ। तो ये चेंजेस मैं कॉन्स्टेंटली कर सकता हूँ। एक बार राइट्स मुझे एलोकेट हो गए तो मैं हो गया उन राइट्स का मालिक। किस तरह से रिफ्रेम करूं उसको, किस तरीके से करूं, वो मेरा हक हो गया। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, 2 टाइप के एक्सेस कंट्रोल, 2 एक्सट्रीम्स हैं। इनका ही कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र पढ़ा, उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि, और एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स पढ़ा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र है उसमें 3 तरह से क्लासीफाई किया, डेटा ओनर, डेटा यूज़र और डेटा कस्टोडियन। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स में हमने मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र जो है डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल से होता है और वहाँ से ये सारी चीज़ें चल के आती हैं, और उन्हीं की प्रिंसिपल्स की बेसिस पर डिफ़ॉल्ट डिनाई प्रिंसिपल बोले हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस बोले हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अथॉरिटी बोले हैं, यानी सबसे कम अथॉरिटी देनी चाहिए, लेकिन जितनी देनी चाहिए वो पूरी मिले। वो फिर उसके बाद जिस बंदे को मिले उसको सिस्टम बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली मिले, नेविगेबल मिले, वो उस लेवल की इंफॉर्मेशन ईजिली निकाल सके, या तो नहीं निकाल सके या निकाल सके। और फिर उसके बाद उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ही था, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सेस कंट्रोल ऑप्टिमम सिचुएशन डिटरमाइन करता है। जिसको नहीं मिलना है उसको नहीं देता, और जिसको मिलना है उसको देता है। यानी जो राइट्स जिसको मिलने चाहिए उसको रेड कारपेट में देता है, और जिसको नहीं मिलने चाहिए उसको बोल देता है भूल जाओ। और फिर हमने पढ़ा है एक्सेस कंट्रोल मॉडल, जिसमें मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में लेबल्ड सिक्योरिटी होती है, यानी कि जिसको जो राइट्स मिलने चाहिए वो मिलते हैं, जरूरी नहीं है ऊपर वाले को सारे राइट्स मिल जाएं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में ऊपर वाले को सारे राइट्स ही मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी को एलोकेशन होता है सारे राइट्स का, कि तू भाई इस प्रोजेक्ट का चीफ है, तुझे जो करना है कर, तू मैनेजर है, तू रिस्पॉन्सिबल है। कुछ होता है, बिगड़ता है, कम होता है, हमें नहीं पता। और इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मानो पड़ा एक आदमी पूरी देश को बेच गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जहाँ सेंसिटिव चीज़ें हैं वहाँ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है। जैसे न्यूक्लियर आपके पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है। वहाँ पर ये होता है कि आर्मी बाहर होगी और वो बाहर को ही देखेगी, अंदर नहीं देखेगी। अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन CRPF देखेगी। तो यानी अगर कोई किसी ने आतंकवादी बाहर है तो वहाँ पर आर्मी देखेगी। अगर अंदर हो गया तो CRPF देख रखी होगी। वहाँ CRPF का चीफ अगर आर्मी वाले से बोलेगा कि चुप रहो, ये इस तरह से मत करो, तो वो नहीं करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, उसमें कई लेयर्स होते हैं, हर के पास राइट्स होते हैं। उसी तरह से IB है या रॉ है, इसी तरह से डिफेंस डिपार्टमेंट है। और दूसरी तरफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर कांस्टेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको एलोकेशन ऑफ राइट होता है, और फिर उसके बाद वो डेलीगेशन करता है। और क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट था आपका डेटा ओनर। डेटा ओनर ही पॉलिसी डिटरमाइन करता है। डेटा ओनर